हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बिहार एस्टेट स्पेशल मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके बिहार एस्टेट माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 50 क्वेश्चंस में से जितने स्कोर आप कर पाते हैं, जितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, उसको भी जरूर काउंट करिए। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, दौड़ का मैदान से अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षाक्रम, सेकंड पाठ्यक्रम, थर्ड शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, दौड़ का मैदान से तात्पर्य शिक्षाक्रम से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इकाई योजना के निर्माता है। फर्स्ट ऑप्शन है किलपैट्रिक, सेकंड मॉरिसन, थर्ड बेलार्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इकाई योजना का प्रतिपादन किन्होंने किया था। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मॉरिसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सेकंड सांस्कृतिक, थर्ड सामाजिक एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक। तो मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो है आपका ऑप्शन डी, आर्थिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, सेकंड सार्वभौमिक, थर्ड उपरोक्त में से कोई नहीं एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छात्र को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग से करवाई गई हैं। इसका उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अनुप्रयोगात्मक, सेकंड अवबोधात्मक, थर्ड ज्ञानात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अवबोधात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गणित को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों का दुश्मन, सेकंड शक्तिशालियों की शक्ति, थर्ड मन की भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है मस्तिष्क का व्यायाम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसका। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, गणित सभी विज्ञानों द्वारा सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है बेकन का, सेकंड ड्यूट का, थर्ड स्किनर का एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉमेट का। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बेकन ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बीज गणित शिक्षण की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है समीकरण विधि, सेकंड खेलकूद विधि, थर्ड प्रदर्शन विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 8 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बीज गणित शिक्षण की विधि समीकरण विधि है। क्वेश्चन नंबर 9, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, सेकंड आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, थर्ड निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण कराना एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो गणित के समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है वो है आपका ऑप्शन 1, शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रस्तुतिकरण व आत्मीकरण, सेकंड है व्यवस्था व वर्णन, थर्ड अन्वेषण या खोजना एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी का। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी इन तीनों ही पदों का उल्लेख मॉरिसन ने किया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसने गणित को बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया है। फर्स्ट ऑप्शन है मार्शल एच स्टोन, सेकंड लॉक, थर्ड गैलीलियो एंड फोर्थ ऑप्शन है रसेल। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी।
लॉक ने कहा है कि गणित बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रसेल, सेकंड बैंकन बेंजामिन, थर्ड स्टोन एंड फोर्थ ऑप्शन है बेंजामिन। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी बेंजामिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षण की प्रक्रिया है, फर्स्ट ऑप्शन है त्रिध्रुवीय, सेकंड है द्विध्रुवीय, थर्ड एक ध्रुवीय एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, त्रिध्रुवीय होना चाहिए ऑप्शन 1 में। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षण की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन है बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, सेकंड है अधिगम अनुभव किसके प्रभावशाली रहे, थर्ड शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया से क्या क्या पता लगता है ये बताना है आपको। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मूल्यांकन प्रक्रिया से ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों का ही पता लगता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। गणित में आधारभूत संरचना होती है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रमिक संरचना, सेकंड तल रूप संरचना, थर्ड बीज गणितीय संरचना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का प्रमुख रूप है, फर्स्ट ऑप्शन है पर्याप्त विश्राम दो, सेकंड सरल से कठिन, थर्ड कठिन से सरल एंड फोर्थ ऑप्शन है खूब पढ़ाओ। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सरल से कठिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है, यानी कि एक तरह से सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको कि दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है, सेकंड है श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है, थर्ड दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है एंड फोर्थ ऑप्शन है शैक्षिक दूरदर्शन में ही शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान है। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। यह दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में बहुत ही कम मात्रा में यानी कि न्यूनतम सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है, फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति, सेकंड है शिक्षण कार्य दिवसों का संगठन, थर्ड विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य प्रमुख उद्देश्य छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता के प्रति, सेकंड सामान्य जनता के प्रति, थर्ड प्रधानाचार्य के प्रति एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय अधीक्षक के प्रति। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सामान्य जनता के प्रति। क्वेश्चन नंबर 20। विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, सेकंड विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, थर्ड स्थानीय अधीक्षक के प्रति एंड फोर्थ ऑप्शन है राज्य अधीक्षक के प्रति। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विद्यालय के प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होते हैं स्थानीय अधीक्षक के प्रति। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको शिक्षण विधियां संबंधी ज्ञान, सेकंड है बाल मनोविज्ञान संबंधी विधियों का ज्ञान, थर्ड विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कार्मिक मनोविज्ञान का उचित ज्ञान। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 22। छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय बोर्ड द्वारा, सेकंड विद्यालय अधीक्षक द्वारा, थर्ड विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी के द्वारा।
22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं के उत्तरदायित्व का वहन विद्यालय बोर्ड, विद्यालय अधीक्षक और विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, सेकंड है छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, थर्ड समाज समुदाय संबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक छात्र संबंध। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है शिक्षक छात्र संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किस में निहित है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक सुधार, सेकंड छात्र सुधार, थर्ड प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है समाजोपयोगी शिक्षा। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षक सुधार। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन, सेकंड है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, थर्ड प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 एंड 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या फिर कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है। कथन दिए गए हैं ए आर बी, सेकंड है बी आर ए। निष्कर्ष यह संबंध सममित है, सेकंड निष्कर्ष है कि यह एक संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको निष्कर्ष 1 सही है, सेकंड है निष्कर्ष 2 सही है, थर्ड न तो 1 और ना ही 2 सही है एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड 2 दोनों सही है। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, निष्कर्ष 2 सही है। यहाँ पे बी और ए के बीच में संबंध दर्शाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 को सॉल्व करने के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ शुरू में ही आपको भरना है, फिर दिया गया है ONM, फिर GFE, फिर XWV। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको TUV, सेकंड ऑप्शन है VUT, थर्ड ऑप्शन है GHI एंड फोर्थ ऑप्शन है PQR। तो यहाँ पे इन अल्फ़ाबेट्स को एक निश्चित अंकों की दूरी पर व्यवस्थित किया गया है, एक फिक्स नंबर के डिफरेंस पर इनको अरेंज किया गया है। यानी इन सभी अल्फ़ाबेट्स में एक फिक्स अंकों का ही अंतर है, इनमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं O और G के बीच के डिफरेंस को, तो ये -8 का डिफरेंस है। ठीक इसी तरीके से जब हम इसको आगे देखेंगे तो N और F के बीच का जो डिफरेंस है वो भी -8 का ही डिफरेंस है। M और E के बीच का जो डिफरेंस है वो भी -8 का ही डिफरेंस है। आगे जब हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो G और X के बीच का डिफरेंस देखना हमारे लिए ज़रूरी होगा जो कि +17 है। तो यहाँ पे आगे भी हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। F और W के बीच का जो अंतर है वो भी +17 है और E और V के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो भी +17 है। यानी कि हमें कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके तीनों अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एक निश्चित दूरी पर है, उनमें किसी तरीके का कोई भी अलग अंतर नहीं है, सब में किसी एक तरीके का, किसी एक फिक्स अंक का ही अंतर होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शंस को रखते हुए जब आप सॉल्व करोगे तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा VUT। यानी कि V और O के बीच की जो दूरी होगी उसको जब हम काउंट करेंगे तो ये +19 होगी। फिर इसी तरीके से U और N के बीच की जो दूरी होगी वो +19 होगी और T और M के बीच की जो दूरी होगी वो भी +19 होगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। RS कमा फिर वॉट का चिन्ह लगाए, फिर कमा फिर BC, फिर कमा फिर GH। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको WX, फिर XY, फिर UV और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको GE। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करते टाइम जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि हम इनके बीच का डिफरेंस देखें कि इन अल्फ़ाबेट्स के बीच में अंतर कितना कितना है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें B और G के बीच के डिफरेंस की तो यहाँ पे हमें +5 का डिफरेंस नज़र आता है। ठीक इसी तरीके से हम
सी और एच के बीच का जब डिफरेंस देखेंगे तो ये भी +5 का डिफरेंस आएगा। तो ऑप्शन से चेक करते हैं इसको, क्या +5 के डिफरेंस पर ये अल्फ़ाबेट्स अरेंज हो पाते हैं। तो यहाँ पे R+5 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें W मिलता है, राइट। और फिर S+5 अगर हम करेंगे तो फिर हमें X मिलेगा। तब तो क्लियर हो गया हमारा, यहाँ पे R फिर +5W S+5X। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 29, फरहान उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर तक चलता है और फिर दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितने दूर और किस दिशा में है। ऑप्शन है आपके 4 किलोमीटर उत्तर, सेकंड है 6 किलोमीटर उत्तर, थर्ड 7 किलोमीटर पश्चिम एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 किलोमीटर पूर्व। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो होता है कि फ्रंट हमेशा नॉर्थ होता है, ठीक है। तो इसके अपोजिट साउथ होगा और फिर इसके अपोजिट ईस्ट होगा और इसके अपोजिट वेस्ट होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि फरहान उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर तक चलता है। तो मान लीजिए कि फरहान यहाँ पे खड़ा है और ये उत्तर पूर्व, तो नॉर्थ तो यहाँ है, तो उत्तर पूर्व की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ये क्लियर होगा। और फिर दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में ये फिर 3 किलोमीटर आता है। और उसके बाद दिया गया है कि अब वह अपने मूल स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है। तो वो जहाँ से शुरू करता है उससे कितनी दूरी पर है। तो अभिष्ट दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ पे 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 4 का स्क्वायर करने के बाद हमें प्लस करके फिर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें √16 यहाँ पे और फिर +9 मिलेगा, राइट। √16 और 9 मिलेगा और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास √25 आएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 किलोमीटर इसकी जो दूरी है, जो वहाँ जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से जिस स्थान की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। यानी कि इस क्वेश्चन को हमें अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इन चारों को अगर आप देखो तो सबसे पहला जो है वो ए आया हुआ है, तो इसमें तो कुछ अरेंज करना है नहीं हमें। तो उसके बाद जो आएगा वो आएगा बी, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा क्योंकि ABCD पढ़ना जब हम शुरू करेंगे तो ए के बाद सबसे पहले बी आएगा, तो ये तो 1 में हो गया हमारा। फिर आगे जब हम देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि बी के बाद का शब्द जो है वो इसमें आया है। थर्ड पे हमारा ये आएगा और फोर्थ पे ये आएगा। तो वैसे नॉर्मली इतना इजी क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं क्योंकि काफ़ी सारे अरेंजमेंट करने के बाद आपको सही उत्तर का पता चलेगा। ये काफ़ी इजी था तो हमने एकदम इजी में सॉल्व कर लिया इसको। तो इस तरीके का ऑप्शन किस में दिया गया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जिस तरीके से हमने अरेंज किया है वैसा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमने 2 को रखा था और उसके बाद हमने 4 को रखा था, है ना। और उसके बाद हमने 3 को रखा था और फिर 1 को रखा था। तो ऐसा किस में दिया हुआ है 2 4 और फिर 3, 2 4 फिर 3 फिर 1, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, एक विशिष्ट कोड भाषा में लॉयल्टी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इस कोड भाषा में प्रोक्लेम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि लॉयल्टी को इस टाइप से कैसे लिखा गया। तो यहाँ पे जब हम L+1 करते हैं तो यहाँ पे हमें M मिलेगा। ठीक इसी तरीके से O+1 करने पे हमें P मिलेगा, Y+1 करने पे Z मिलेगा, A+1 करने पे B मिलेगा, L+1 करने पे M मिलेगा, T+1 करने पे U मिलेगा और Y+1 करने पे Z मिलेगा। यानी कि इन सारे अल्फ़ाबेट्स में +1 किए गए हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम इसको अरेंज करेंगे प्रोक्लेम को तो यहाँ पे हमें P+1 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें Q मिलेगा और फिर उसके बाद R+1 करने पे हमें S मिलेगा और फिर इसी तरीके से O+1 करने पे हमें P मिलेगा, C+1 करने पे D मिलेगा, L+1 करने पे M मिलेगा, A+1 करने पे B मिलेगा और I+1 करने पे J मिलेगा और M+1 करने पे M मिलेगा। तो यहाँ पे 31 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें इस लुप्त अंक को ज्ञात करने के लिए जिस चीज़ को समझना जरूरी है वो ये है कि इनको किस तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 96 को 6 से डिवाइड किया गया है यहाँ पे। तो जब हम 96 को 6 से भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा। और फिर 16 का यहाँ पे स्क्वायर निकाला गया है जो कि 256 होता है। क्लियर होगा। फिर इसी तरीके से 5 से 85 को डिवाइड किया गया है। तो जब 5 से हम 85 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 17 आएगा। और 17 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 289 मिलेगा हमें। ठीक इसी तरीके से हमें ये सोचना है कि हम कितने का स्क्वायर निकालेंगे जो हमें 484 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर समझ में आती है कि 22 का स्क्वायर ही 484 होता है। यानी कि यहाँ पे हमें 6 से डिवाइड करने के बाद 22 मिलने चाहिए। तो जब हम इन चारों ऑप्शंस 124, 132, 120 एंड 125 चारों ऑप्शंस को रख के चेक करेंगे तो हमें किसको डिवाइड करने के बाद 22 मिलेगा ये पहले आप चेक करिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी। यानी कि जब हम 132 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें 22 मिल जाता है। और फिर जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 484 मिल जाएगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि s का अर्थ गुना है, v का अर्थ घटाना है, m का अर्थ जोड़ और l का अर्थ भाग है तो 8v10 m96l 6s9 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 140, सेकंड 142, थर्ड 134 एंड फोर्थ ऑप्शन है 144। तो आपको यहाँ पे जैसे बताया गया है कुछ उस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 और फिर प्लस 96 और फिर उसके बाद डिवाइड 6 और फिर इनटू में 9 आएगा। उसके बाद जब आप इक्वल टू करोगे इसको तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 142। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसको जब आप अरेंज करिएगा इसको भी इस तरीके से आपको अरेंज करना होगा कि क्रमवार ढंग से ये पूरे हो पाए। तो चारों ऑप्शंस को रख के आप ट्राई करिए और उसके बाद देखिए कि किसको रखने से आप क्रमवार ढंग से इसको पूरा कर पाते हैं। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह किए हुए है, वह 60 डिग्री पर घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में घूम जाता है और फिर दोबारा उसी दिशा में 120 डिग्री पर घूम जाता है। वह अभी किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 35 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पे लिखा है आपको PCK, RFM, TJO, VOQ, फिर वॉट का चिन्ह दिया गया है। ऑप्शन है आपके XVT, सेकेंड है YVT, थर्ड XUS एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ZUS। तो इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम P और R के बीच का डिफरेंस देखें तो ये +1 का डिफरेंस है, यानी कि बीच में Q आएगा। ठीक इसी तरीके से R और T के बीच के जब डिफरेंस को हम देखेंगे तो बीच में S आएगा, यानी कि ये भी +1 का डिफरेंस है। T और V के बीच का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो भी +1 का ही डिफरेंस हमें मिलेगा, बीच में U आएगा। और फिर V के बाद अगर हम +1 करेंगे यानी कि एक अल्फ़ाबेट्स को डालेंगे तो हमारे पास X आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि ऑप्शन या तो हमारा 1 होगा या फिर सी होगा, क्योंकि बी और डी इन दोनों में तो एक्स पहला वर्ड है ही नहीं। बात करें अगर हम सी और एफ के बीच के डिफरेंस की तो ये +2 का डिफरेंस है, यानी कि बीच में डी और ई आएगा। आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो एफ और जे का डिफरेंस देखेंगे जो कि हमें GHI यानी कि +3 का मिलता है। तो इससे क्लियर होता है कि हमें एक एक बढ़ाते जाना है। तो जे और ओ के बीच में हमें +4 करेंगे। तो जब हम +4 करेंगे तो हमारे पास ओ आएगा। फिर इसका मतलब है कि हमें +5 करना पड़ेगा हमारे सही उत्तर के लिए। तो जब हम इसको +5 करेंगे तो हमारे पास एक्स के बाद यू आएगा।
तो x के बाद जब हमारे पास u आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा हमें कि यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि ऑप्शन ए जो है उसमें x के बाद भी का यूज किया गया है। तो ये क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता दाईं छोर से 11वीं है, मानसी श्वेता के बाईं ओर 14वीं है। यदि मानसी बाएं छोर से 12वीं है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? ऑप्शंस है 40, सेकंड 38, थर्ड 37 एंड फोर्थ ऑप्शन है 36। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा गया है, तो इन सभी अल्फ़ाबेट्स को लेके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देख लेना है, और कौन नहीं बनेगा उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा गया है, तो F यहाँ पे मिल जाएगा आपको, R भी मिल जाएगा, O भी मिल जाएगा और M भी मिल जाएगा। तो ये तो इजीली बन जाएगा। फिर बात कर लेते हैं एक्शन की, सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। तो A है, तो A तो मिल गया हमें। अब C ढूंढना है, तो यहाँ पे C तो कहीं है ही नहीं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्रम्प को 46321 लिखा जाता है तथा ग्रेन को 76598 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में ग्रैंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 23684, सेकेंड है 23847, थर्ड है 67834 एंड फोर्थ ऑप्शन है 76384। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि T के लिए 4 यूज किया गया है, R के लिए 6 यूज किया गया है, U के लिए 3 यूज किया गया है, M के लिए 2 यूज किया गया है और P के लिए 1 यूज किया गया है। ठीक इसी तरीके से G के लिए 7 यूज किया गया है, R के लिए 6 यूज किया गया है, A के लिए 5 यूज किया गया है और I के लिए 9 यूज किया गया है और N के लिए 8 यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको समझ लिया आपने। अब सेम इसी तरीके से हमको लिखना है, तो हम ग्रैंड को लिखने के लिए G के लिए 7 का यूज करेंगे, तो इसमें 7 है, और फिर R को लिखने के लिए हम 6 का यूज करेंगे, U को लिखने के लिए 3 का यूज करेंगे, N को लिखने के लिए 8 का यूज करेंगे और T को लिखने के लिए 4 का यूज करेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको अरेंज करेंगे तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारे 39 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन डी 76384। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुस कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति दिखाई गई है, हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ना है और यहाँ पे फिर उसको छेद करना है। आगे उत्तर आकृतियाँ दिखाई गई है, तो जब हम इस तरीके से इसको मोड़कर छेद करेंगे तो हमें कौन सा कटआउट मिलेगा, किस तरीके का कटआउट हमें मिलेगा अगर हम जैसे प्रश्न आकृति में बताई गई है उस तरीके से मोड़कर उसमें छेद करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 40 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। जब हम पेपर को जैसे बताया गया है प्रश्नाकृति से उस तरीके से मोड़कर फिर उसमें छेद करते हैं तो हमें ऑप्शन 1 की तरह कटआउट मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किनका घनत्व सर्वाधिक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पानी, सेकंड बर्फ, थर्ड एथिलीन एंड फोर्थ ऑप्शन है एसीटोन। तो आपको उसे चूज करना है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक होता है। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? फर्स्ट है प्रोटॉन्स खोते हैं, सेकंड है इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं, थर्ड न्यूट्रॉन्स खोते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, नालंदा महाविहार साइट डैश में है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड असम, थर्ड बिहार एंड फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो आपको बताना है कि नालंदा महाविहार साइट कहाँ पे स्थित है। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, डेजर्ट फेस्टिवल डैश में आयोजित किया जाता है? फर्स्ट है बाड़मेर, सेकंड जैसलमेर, थर्ड सहारा एंड फोर्थ ऑप्शन है थार। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
निम्नतम दाब रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षीकारण, सेकंड राजस्थान, थर्ड पश्चिमोत्तर भारत एंड फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। यदि एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 40% की छूट देता है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे मोबाइल पे इसको एक्सप्लेन करने से या फिर बनाने से आपको अच्छे से समझ में आएगा नहीं, तो मैथ के क्वेश्चन हम स्किप करते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए जो आपको अभी तैयारी करनी चाहिए जिस जिस टॉपिक से, वो एक तो लाभ और हानि से करनी चाहिए, दूसरी रियल से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उस पर भी आप तैयारी करेंगे, और रेशियो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन भी देख लीजिएगा एक बार। बस इन्हीं सब टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नीचे 5 क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं इसको। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।